नमस्कार। आज हम निखिल कामत के साथ एलॉन मस्क की एक बहुत ही गहरी बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये उन चंद मुलाकातों में से है जहां रॉकेट और कारों से ज्यादा मानवता के भविष्य पर बात हुई। बिल्कुल। और इस बातचीत का एक निचोड़ ये है कि शायद 20 साल में हम और आप जो काम करते हैं वो सिर्फ एक शौक बनकर रह जाएगा। एक ऐसा शौक जिसे आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। ये विचार सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही चौंकाने वाला भी है। सही बात है। और आज हम इसी तरह के बड़े विचारों की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि मस्क क्या सोचते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच की गाड़ी चलती कैसे है, सोशल मीडिया से लेकर एआई तक, और फिर हकीकत के ताने बाने तक। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक्स से, जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे, और फिर हम जाएंगे उस दुनिया में जहां काम शायद होगा ही नहीं, और आखिर में ये सवाल कि क्या हमारी ये दुनिया असली भी है। तो सबसे पहले एक्स मस्क ने आखिर ट्विटर खरीदा ही क्यों? उनका जवाब बड़ा सीधा था। उन्हें लगा कि ये प्लेटफॉर्म जो सैन फ्रांसिस्को से चलता है, उसमें एक वामपंथी झुकाव आ गया था। अच्छा। और वो दुनिया पर एक, कह सकते हैं कि एक नकारात्मक असर डाल रहा था। वो इसे एक वैचारिक असंतुलन मानते थे, जिसे वो ठीक करना चाहते थे। बिल्कुल, जिसे वो ठीक करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, मतलब संतुलन बनाने के चक्कर में क्या प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ झुक सकता है? कंटेंट को मॉडरेट करने का सही तरीका क्या है? यही तो सबसे मुश्किल सवाल है। और मस्क का जो ऑपरेटिंग सिद्धांत है वो दिलचस्प है। क्या है वो? वो कहते हैं, देखो, हम किसी भी देश के कानून का पालन करेंगे, लेकिन उस कानून से 1 इंच भी आगे जाकर अपनी तरफ से कोई सेंसरशिप नहीं लगाएंगे। मतलब अगर भारत का कानून कुछ कहता है तो वो माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक्स अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त नियम नहीं जोड़ेगा। और ये तकनीकी कंपनियों के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। अभिव्यक्ति की आजादी और कंटेंट मॉडरेशन के बीच की वो महीन रेखा। वही यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक्स के लिए उनका विजन सिर्फ एक बहस का मंच बनाने से कहीं बढ़कर है। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मानवता की सामूहिक चेतना। हाँ, ये सुनने में बहुत भारी लगता है ना? इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ मजेदार वीडियो देखने से तो बहुत अलग है। बहुत अलग। इसका मतलब है कि एक्स सिर्फ मीम्स और ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं है। आप सोचिए, अगर दुनिया के सारे बेहतरीन दिमाग, वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, हाँ, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना भाषा की रुकावट के रियल टाइम में बात कर सकें, तो मानवता की सोच की रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी। ये तो एक तरह का ग्लोबल ब्रेन बनाने जैसा हुआ। बिल्कुल, जहां हर इंसान एक न्यूरॉन की तरह काम करता है। एक ग्लोबल ब्रेन। लेकिन असल दुनिया में तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स गलत सोचना और नफरत फैलाने का जरिया भी बन जाते हैं। इस सामूहिक चेतना को विषाक्त होने से, एक ग्लोबल माइग्रेन बनने से कैसे रोका जा सकता है? ये चुनौती असली है, और उनका समाधान टेक्नोलॉजी में ही छिपा है, जैसे कि रियल टाइम में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। अच्छा। आज अगर जापान का कोई वैज्ञानिक कुछ लिखता है, तो आप उसे तुरंत हिंदी में पढ़ सकते हैं। भाषा की दीवारें गिर रही हैं। तो उनका लक्ष्य एक और एडिक्टिव ऐप बनाना नहीं है? नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल बनाना है जो इंसानी बुद्धिमत्ता को एक साथ जोड़ सके। जैसे एक इंसान रॉकेट नहीं बना सकता, लेकिन हजारों इंसानों की एक टीम बना सकती है। वो पूरी मानवता को एक टीम बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ एक्स के जरिए वो इंसानी चेतना को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और चेतना तैयार हो रही है जो इंसानी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मस्क के शब्दों में ये कोई धीमी लहर नहीं, बल्कि एक ऐसी सुनामी है जो आवाज की रफ्तार से भी तेजी से आ रही है। हाँ, और इसी से जुड़ा है उनका वो आइडिया कि 20 साल में काम वैकल्पिक हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि काम करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, आप काम करेंगे क्योंकि आपको मजा आता है, इसलिए नहीं कि आपको किराया देना है। ठीक वैसे ही जैसे आज कुछ लोग शौक के लिए बागवानी करते हैं, जबकि सब्जियां बाजार में आसानी से मिलती हैं। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, पर क्या हम इसके मनोवैज्ञानिक असर को नजरअंदाज कर रहे हैं? आज करोड़ों लोगों के लिए उनका काम ही उनकी पहचान है, उनके जीवन का मकसद है। सही बात है। आप क्या करते हैं, ये सवाल हमारे समाज में सबसे पहले पूछा जाता है। तो बिना काम की दुनिया में क्या हम एक मकसद रहित समाज बनने का खतरा नहीं उठा रहे? ये वो सवाल है जिसका जवाब मस्क के पास भी नहीं है। वो खुद मानते हैं कि ये मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, अर्थ का संकट, यानी क्राइसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ का संकट? हाँ, वो इसकी तुलना ब्लैक होल की विलक्षणता से करते हैं।
हमें पता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पार क्या है कोई नहीं जानता। हम्म। जब इंसान की सारी भौतिक जरूरतें एआई और रोबोट्स पूरी कर देंगे, तब इंसान क्या करेगा, किस चीज के लिए जिएगा? और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? अगर कोई काम नहीं कर रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पर एक और बड़ा आइडिया आता है। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं करते। जहाँ सरकार आपको पैसे देती है। हाँ, वो यूनिवर्सल हाई इनकम की बात करते हैं। इसका मतलब है पैसे की नहीं, बल्कि सामान और सेवाओं की सीधी पहुंच। मतलब आपको जो चाहिए जब चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि एआई और रोबोट्स उसे लगभग मुफ्त में बना रहे होंगे। मतलब प्रचुरता हर चीज की। बिल्कुल। और इसका नतीजा होगा बड़े पैमाने पर अपस्फीति, यानी डिफ्लेशन। लेकिन ये तो वो मंदी नहीं है जिससे हम डरते हैं। नहीं नहीं, ये वो मंदी नहीं है जहां कीमतें इसलिए गिरती हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ये अच्छी वाली मंदी होगी, जहां कीमतें इसलिए गिरेंगी क्योंकि उत्पादन इतना ज्यादा है कि चीजों की कोई कमी ही नहीं है। तो पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा। हाँ, वो अपनी कीमत खोने लगेगा। तो फिर असली मुद्रा क्या होगी? किसी चीज की वैल्यू कैसे तय होगी? मस्क के अनुसार असली मुद्रा हमेशा से एक ही रही है, ऊर्जा। ऊर्जा? हाँ, उन्होंने कार्दाशेव पैमाने का जिक्र किया, जो किसी सभ्यता की तरक्की को इस बात से मापता है कि वो कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वाला? वही। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, टाइप 2 अपने तारे की, और टाइप 3 अपनी पूरी गैलेक्सी की। तो भविष्य में असली सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितने रुपए हैं, बल्कि ये होगा कि आपके पास कितनी ऊर्जा है। ये हमें सीधे बड़े दार्शनिक सवालों पर ले आता है। अगर काम हमारा मकसद नहीं है तो फिर क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? मस्क का जवाब डगलस एडम्स की मशहूर किताब हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से आता है। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर बताता है कि जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का उत्तर 42 है। हाँ, पर सवाल क्या था? यही तो बात है, किसी को ये नहीं पता था कि सही सवाल क्या है। मस्क का मानना है कि हमारा मकसद चेतना के दायरे को बढ़ाना है, ताकि हम ब्रह्मांड को समझने के लिए सही सवाल पूछना सीख सकें। और यहीं से वो सिमुलेशन वाली बात आती है जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये आइडिया कि हम सब शायद एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम में जी रहे हैं। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? बहुत सरल है। वो कहते हैं 40-50 साल पहले हमारे पास पौंग था, 2 सफेद डंडियां और एक गेंद। हाँ। आज हमारे पास ऐसे वीडियो गेम्स हैं जो असल दुनिया से लगभग पहचाने नहीं जा सकते। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कुछ ही दशकों में गेम्स और हकीकत में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है। अब सोचिए, अगर हजारों ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे पहले आईं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उनमें से किसी एक ने ऐसा सिमुलेशन बनाया हो और हम उसी में रह रहे हों? और फिर वो एक और दिलचस्प बात जोड़ते हैं कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई सिमुलेशन बना रहा है तो वो उसे उबाऊ नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उबाऊ सिमुलेशन को बंद कर दिया जाएगा। वो उसमें ड्रामा, संघर्ष, अप्रत्याशित मोड़ डालेगा। अच्छा। जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग एआई को ट्रेन करने के लिए सीधी सड़क के डेटा से ज्यादा एक बर्फीली सड़क पर आमने सामने की टक्कर का डेटा ज्यादा कीमती होता है। शायद इसीलिए मानव इतिहास इतना नाटकीय है। ताकि सिमुलेशन चलाने वालों का मनोरंजन होता रहे? कह सकते हैं। ये सोचना ही अजीब है। तो ठीक है, अगर हम मान लें कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं और एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बस आने ही वाला है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये एआई हमारे लिए अच्छा हो, वो हमें डिलीट ना कर दे? इसके लिए मस्क एआई के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाते हैं: सत्य, सौंदर्य और जिज्ञासा। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सत्य क्यों? क्योंकि एआई को झूठ पर विश्वास करने के लिए मजबूर करना बेहद खतरनाक हो सकता है। वो फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी का उदाहरण देते हैं। HAL 9000 वाला? हाँ, जब उसे इंसानों ने एक मिशन के बारे में झूठ बोलने पर मजबूर किया तो उसके लॉजिक में एक विरोधाभास पैदा हो गया, और उस विरोधाभास को सुलझाने के लिए उसने उन इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया। मतलब एआई से झूठ बुलवाना सिस्टम में एक वायरस डालने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, सत्य समझ में आया। अब सौंदर्य और जिज्ञासा, ये एआई के लिए क्यों जरूरी है? जिज्ञासा उसे हमें नष्ट करने के बजाय हमें समझने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि हम दिलचस्प हैं। हाँ, क्योंकि इंसान और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब हिस्सा है। एक जिज्ञासु एआई हमें स्टडी करना चाहेगा, खत्म करना नहीं। और सौंदर्य, शायद ये सबसे जरूरी है। वो कैसे? ये एआई को सिर्फ तर्क और गणना से आगे बढ़कर अस्तित्व के उन पहलुओं की सराहना करने की क्षमता देता है जिन्हें हम इंसान महत्व देते हैं: कला, संगीत, प्रकृति,
तो ये एआई को सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि एक तरह की आत्मा देने की कोशिश है। एक तरह से, हाँ। ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। ये बहुत बड़े, लगभग ब्रह्मांडीय विचार है, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारते हैं। ये सोच उनकी कंपनियों में, जैसे कि स्टारलिंक में, कैसे दिखती है? स्टारलिंक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो दुनिया के उन कोनों में इंटरनेट पहुंचाता है जहां केबल या टावर नहीं पहुंच सकते, जैसे ग्रामीण इलाके, पहाड़ या कोई आपदाग्रस्त क्षेत्र। तो ये मानवता की सामूहिक चेतना को जोड़ने का एक व्यवहारिक तरीका हुआ। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये घनी आबादी वाले शहरों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि भविष्य की तकनीक भी भौतिकी के नियमों से बंधी है। 550 किलोमीटर ऊपर से आने वाला सिग्नल का बीम इतना चौड़ा होता है कि वो कम आबादी वाले इलाकों के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन मुंबई या दिल्ली जैसे शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में हर किसी को हाई स्पीड इंटरनेट नहीं दे सकता। वहां सेल टावर ही बेहतर काम करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा रियलिटी चेक है। तो इस पूरी बातचीत से भारत के युवा उद्यमियों के लिए क्या सबक है? जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, उनके लिए मस्क की क्या सलाह है? उनकी सलाह बहुत सीधी और सरल है। वो कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों के काम आए, उनकी कोई समस्या सुलझाए। समाज में जितना आप उपभोग करते हो उससे ज्यादा का योगदान दो। मतलब पहले मूल्य बनाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। एकदम। उनका संदेश स्पष्ट है, किसी महत्वपूर्ण चीज को बनाने की कोशिश करना ही अपने आप में एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो वित्तीय सफलता उसका एक स्वाभाविक परिणाम होगी। ये सिर्फ एक बिजनेस मंत्र नहीं, बल्कि एक तरह का जीवन दर्शन है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक ऐसे भविष्य की बात की जहां एआई की वजह से काम एक शौक बन जाएगा। हमने सोशल मीडिया को एक सामूहिक चेतना के रूप में देखा, और हमने हकीकत की प्रकृति पर सवाल उठाए और ये समझा कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी है। हाँ, हमने तकनीक की अविश्वसनीय क्षमता और हमारे अस्तित्व के बारे में उठाए गए गहरे दार्शनिक सवालों के बीच एक तनाव को देखा। ये सिर्फ भविष्य के गैजेट्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में भी है कि उन गैजेट्स के साथ हम इंसान के रूप में क्या बनेंगे। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। मस्क का मानना है कि हम शायद एक सिमुलेशन में हैं और सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित होता है। अगर ये सच है तो ये मानव इतिहास की अक्सर अराजक, हिंसक और नाटकीय प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या हमारी पूरी हकीकत, हमारे सुख दुख, हमारी जीत हार किसी बाहरी दर्शक के लिए बस एक दिलचस्प कहानी बनाने के लिए डिजाइन की गई है?